गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 2, आंकड़ों का संकलन या एकत्रीकरण। हमने जब सांख्यिकी की परिभाषा की थी तो उसमें पहला ही था आंकड़ों का संकलन, जिसे मैंने कहा था आंकड़ों को इकट्ठा करना, वह कहलाता है संकलन, या दूसरा नाम है एकत्रीकरण। आप इकट्ठा करना शब्द यूज नहीं कर सकते। संकलन इकोनॉमिक्स का शब्द है तो आपको वही इस्तेमाल करना है, या एकत्रीकरण भी लिख सकते हैं। तो आंकड़ों का संकलन क्या होता है? आंकड़े एकत्रित करना। जैसे कि मैंने पुराना एग्जाम्पल ही ले रहा हूँ। जब मैंने कहा कि मैं सभी जो स्टूडेंट्स हैं इकोनॉमिक्स के, उनकी पॉकेट मनी के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मैंने हर एक छात्र से पूछा कि कितनी पॉकेट मनी मिलती है, और हर एक के छात्र के नाम के आगे लिख लिया कि किस छात्र को कितनी पॉकेट मनी मिलती है। तो वह क्या है? वह है हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, या आंकड़ों का संकलन या एकत्रीकरण। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आंकड़े क्या होते हैं, जो कि हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े जिन्हें समंक, तथ्य, इंग्लिश में डेटा कहते हैं। तो आंकड़े क्या है, यह डेफिनेशन पहले हो चुकी है, फिर भी मैं बता रहा हूं। आंकड़े या समंक तथ्यों के उस समूह को कहते हैं जो अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं तथा संख्याओं में व्यक्त होते हैं। परिभाषा दोबारा देखेंगे। आंकड़े समंक तथ्यों का एक समूह है। यदि मैं एक छात्र की पॉकेट मनी की बात कर रहा हूं तो वह आंकड़े नहीं है। लेकिन अगर मैं 25 बच्चे जो इकोनॉमिक्स के हैं, उनके 26 बच्चे जो इकोनॉमिक्स के हैं, उनके पॉकेट मनी के बारे में बात कर रहा हूं, तो 26 छात्र मिलकर के एक समूह बनाते हैं, तो मेरे पास में आंकड़ों का समूह प्राप्त होगा। तो आंकड़े क्या है? तथ्यों का समूह। दूसरा, संख्याओं में व्यक्त होते हैं। संख्याओं में व्यक्त नंबर्स में होते हैं और अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपकी पॉकेट मनी हो सकता है कि आपके पिताजी की सैलरी बढ़ जाने के कारण आपकी पॉकेट मनी बढ़ जाए, दुगनी हो जाए, या फिर आपके पिताजी की अभी जिस तरह के हालात हैं, कईयों की नौकरी छूटी है या कईयों के ऑफिस बंद हैं, तो ऐसे में उनकी सैलरी कम होने से आपकी पॉकेट मनी समाप्त भी हो सकती है। तो यह अनेक कारणों से प्रभावित हो सकती है। तो यह कहलाता है हमारा आंकड़े। अब हम इस पाठ में चर्चा करेंगे आंकड़ों के प्रकार। आंकड़े जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। और यह बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है इन आंकड़ों के बारे में या टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जानने के लिए। तो हम एक एक पॉइंट, जैसे प्राथमिक आंकड़े हैं प्राइमरी डेटा, और द्वितीयक आंकड़े सेकेंडरी डेटा, दोनों के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। अब हम चर्चा करेंगे 2 मदों के बारे में, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े, जिन्हें प्राइमरी डेटा भी कहते हैं, होते क्या हैं? जो आंकड़े, परिभाषा की तरफ ध्यान देंगे सब, जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं, वे प्राथमिक आंकड़े या समंक कहलाते हैं। अब इस डेफिनेशन में समझना बहुत आवश्यक है, आपको रटना नहीं है। तो एक एक लाइन का, शब्द का मैं मीनिंग बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनेंगे। जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा, अब अनुसंधान करता कौन है? इन्वेस्टिगेटर कहते हैं इंग्लिश में। यदि मैं कोई किसी कार्य हेतु या किसी उद्देश्य के लिए आंकड़े एकत्रित कर रहा हूँ, जिनकी बाद में मैं कैलकुलेशन भी करूँगा, तो मैं कौन हूँ? अनुसंधान करता। कोई ना कोई कार्य करने के उद्देश्य से मैं आंकड़े एकत्रित कर रहा हूँ, तो मैं कहलाऊंगा अनुसंधान करता। तो जो आंकड़े अनुसंधान करता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक, अर्थात ये आंकड़े पहले किसी ने एकत्रित नहीं किए। जैसे मैं आप छात्रों की पॉकेट मनी के बारे में बात कर रहा हूँ, पहली बात तो यह ध्यान रखेंगे, मैं आपसे जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ वह इकोनॉमिक्स के अंदर लिखने नहीं है। एक एग्जाम्पल मैं आपको इजी वे में, बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए। एग्जाम्पल आपको बुक में भी मिलेंगे और मैं भी बताऊंगा, लेकिन यह एग्जाम्पल नहीं लिखना। तो जो आंकड़े अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रथम बार आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से, मतलब वह आंकड़े इकट्ठे करने शुरू भी मैंने किए और समाप्त भी मैंने किए, बिल्कुल नए सिरे से एकत्रित किए जाते हैं,
वे प्राथमिक आंकड़े या समंक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, सरकार हर 10 साल में जनगणना का कार्य करती है, सेंसस का कार्य करती है। और यह सेंसस का कार्य कौन करती है? सरकार करती है। तो हर 10 साल में जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वह आरंभ से अंत तक बिल्कुल नए सिरे से फ्रेश डेटा कलेक्ट किए जाते हैं। तो यह क्या है? हमारे प्राथमिक आंकड़े, जिसमें पूरी मेहनत खुद करनी पड़ती है, स्वयं एकत्रित करने पड़ते हैं। दूसरा, द्वितीयक आंकड़े, सेकेंडरी डेटा। द्वितीयक आंकड़े वे आंकड़े होते हैं जिसे अनुसंधानकर्ता स्वयं एकत्रित नहीं करता, बल्कि वह किसी अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा संकलित आंकड़ों का प्रयोग करता है। तो द्वितीयक आंकड़ों में क्या है कि आंकड़े एकत्रित अनुसंधानकर्ता नहीं कर रहा, वह पहले से ही जिसने एकत्रित कर रखे हैं उसके आंकड़ों को प्रयोग करता है। जैसे आंकड़े मैंने ही एकत्रित किए और कोई मेरा साथी कहता है कि यह आंकड़े मुझे दे दो, मैं इससे अपना भी कुछ उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता हूँ। तो क्या हुआ? मेहनत मेरी है, लेकिन मैंने आंकड़े उसे दे दिए या फिर उसने मेरे आंकड़े इस्तेमाल कर लिए। तो इसका अर्थ है एकत्रित वह नहीं करता, उसने एकत्रित नहीं किए, लेकिन जिसने अनुसंधानकर्ता ने पहले से ही संकलित कर रखे हैं उसके आंकड़ों का वह प्रयोग करता है। अब परिभाषा के बाद में जो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है वह आता है इन दोनों का अंतर। तो मैं अंतर बता रहा हूं, बाद में सभी बुक में से पढ़ लेंगे। जब भी हम अंतर लिखते हैं तो अंतर को तालिका में लिखना है, टेबल बना करके। पहला कॉलम बनेगा आधार, दूसरे में क्या आएगा? प्राथमिक आंकड़े, तीसरे में द्वितीयक आंकड़े। यह याद रखेंगे। 3 कॉलम बनेंगे हमेशा, आधार, प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े। आधार के अंदर होता है हेडिंग कि कौन कौन सी हेडिंग आएगी। तो सबसे पहला कोई भी अंतर स्पष्ट करो आप करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी, और परिभाषा लिखनी पड़ेगी। और पहला ही जो हमारा आधार होगा वह होगा अर्थ। तो अर्थ के अंदर प्राथमिक आंकड़ों के नीचे डेफिनेशन, द्वितीयक आंकड़ों के नीचे डेफिनेशन। दूसरा आधार है मौलिकता। मौलिकता की इंग्लिश होती है ओरिजिनलिटी। इनमें से कौन सा ओरिजिनल है? अभी मैंने बताया प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि यह स्वयं एकत्रित किए जा रहे हैं, यह ओरिजिनल है। तो इसका अंतर स्पष्ट करो में क्या आएगा? प्राथमिक आंकड़े जो पहली बार एकत्रित किए जाते हैं, अतः यह मौलिक होते हैं। प्राथमिक आंकड़े मौलिक होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े मौलिक नहीं होते। अंतर स्पष्ट करो। नंबर 2 हो गया। अब है उद्देश्य। जब हम प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते हैं तो उसका उद्देश्य निश्चित होता है। मुझे पता है कि मैं ये आंकड़े एकत्रित क्यों कर रहा हूँ। तो इसका अर्थ है प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करते समय हमारे पास उद्देश्य होता है या निश्चित उद्देश्य होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़ों के अंदर उद्देश्य तो होता है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं जिस उद्देश्य से एकत्रित किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंकड़े तो दूसरे से मांगे जाते हैं, तो उन आंकड़ों को अपने उद्देश्य के अनुरूप बनाना पड़ता है। प्राथमिक आंकड़ों में क्या है? जो मेरा उद्देश्य है उसके अनुरूप मैंने आंकड़े एकत्रित कर लिए, लेकिन द्वितीयक आंकड़े जो होते हैं उन्हें उद्देश्य के अनुरूप बनाना पड़ता है। अगला है आधार होगा समय व धन। आप खुद सोचिए इन दोनों में से किन आंकड़ों को एकत्रित करने में समय और धन अधिक लगेगा। खुद सोचिए, प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय और धन अधिक लगेगा या द्वितीयक आंकड़ों को? आंसर है प्राथमिक आंकड़ों को। आप पूरा प्लानिंग करेंगे और उसके बाद में आंकड़े एकत्रित करेंगे, सारी मेहनत आप करेंगे, तो प्राथमिक आंकड़ों को एकत्रित करने में समय और धन अधिक लगता है। जबकि द्वितीयक आंकड़ों में क्या किया? जिसने पहले से ही आंकड़े एकत्रित करके उससे सीधा ले लिया, तो समय भी कम लगा और धन भी कम लगा। तो द्वितीयक आंकड़ों में समय और धन की बचत होती है या कम लगता है। अब है नेक्स्ट आधार उपयुक्तता। तो अभी मैंने बताया कि प्राथमिक आंकड़े अनुसंधान के उपयुक्त होते हैं, जबकि द्वितीयक आंकड़े अनुसंधान के उपयुक्त बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इनमें कटाई छटाई ज़्यादा होती है द्वितीयक आंकड़ों में, क्योंकि इन्हें अनुसंधान के अनुरूप बनाना पड़ता है। जबकि प्राथमिक आंकड़ों को इकट्ठा ही हम करते हैं अनुसंधान के लिए, और हमें पहले से ही उसके उद्देश्य पता होते हैं
तो उन्हीं उद्देश्यों के अनुसार हम उन्हें प्राप्त करते हैं। तो यह अंतर स्पष्ट करो। क्लास ओवर होने के बाद में सभी बुक में से पढ़ेंगे, और जो भी मैं क्लास में डिस्कस करता हूँ डेली, वह सभी बाद में सभी छात्रों को बुक में से पढ़ना भी है। आप वीडियो चला करके साथ ही साथ बुक से भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ आए।